जय हिंद दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि अपना जो आर्मी नर्सिंग एग्जाम है ये जून महीने में स्टार्ट आपका हो रहा है। अब दोस्तों हमें वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे करने चाहिए जो हमारे एग्जाम में बार बार यहाँ पे रिपीट होते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो मेरे ये सेट नंबर में 32 यहाँ पे कराने वाला हूँ, मैंने सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन किए हैं। एक तो मैंने वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर रखे हैं जो हमारे आर्मी नर्सिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और इसके साथ साथ दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और डाल रखे हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ से एक आइडिया आपको ये लगता हमेशा रहेगा कि हमारे पेपर क्या लेवल वहां पे रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे जितने हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, आप ये क्वेश्चन देखिएगा और ट्राई करिए कितना आपका स्कोर यहाँ पे हो रहा है, कि कौन सा पार्ट हमारा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। जब आप ऐसे क्वेश्चन वहां प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अपना स्कोर जो है वो आप वो बूस्ट वहां पे कर पाएंगे। और यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट में केवल इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन करेंगे जिन क्वेश्चन के हमारे पेपर पूछे जाने का पूरे चांस यहाँ पे होने वाले। अभी दोस्तों ये जो हम प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा यहाँ पे ये मान चलना 35 तक क्वेश्चन सही कर पा रहे हो तो मान चलना फिलहाल के लिए तैयारी आपकी सही है अभी, क्योंकि अपने पास एक महीने का पूरा टाइम है हमारे पास वहां पे। लेकिन आपको जो टारगेट बना के चलना है, कैसे भी करके हमें 40 क्वेश्चन वहां पे सही करने हैं। तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन मैं आपको कराता चलो सारे आप अच्छे से यहाँ पे नोट करते चलना, या फिर ये जो क्वेश्चन की पीडीएफ में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको वहां प्रोवाइड करा दूंगा। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि जो आपका जीके हो गया, ठीक है, जीके हमारे एग्जाम में 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का रहता है और इसके बाद स्टैटिक जीके का आपके लगभग 2 क्वेश्चन आता है, संविधान का आपका 1 से 2 क्वेश्चन वहां हमेशा पूछे जाते हैं, और इन टॉपिक पे ज्यादा फोकस भी आपको वहां पे करना है। इसमें सीधा सीधा पूछा गया निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हार्नबिल उत्सव आपका मनाया जाता है। जहां पे 4 ऑप्शन आपके ये दिए गए थे जब आपको ये दानापुर जडारो में वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर आप क्या बताओगे, आप एक बार ये देखते रहना कि इसका आंसर क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या रहता है, अगर आपको आंसर आता तो आ जाएगा, नहीं आता आपका बिल्कुल वहां पे डाउट वहां पे होने वाला है। तो जितने मैं क्वेश्चन कराऊं आपके पास ये सारे क्वेश्चन होने भी वहां पे चाहिए। तो इसका राइट आंसर आप कितना बताओगे। तो वैसे ज्यादा बच्चे यहाँ पे आंसर आ रहे हैं और कई सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट भी करे। भाई यहाँ पे देखो, मैं हो सकता है सभी के कमेंट के रिप्लाई यहाँ पे नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप ये खुद ही काउंट करते चल रहे हैं कितना स्कोर आपका हो रहा है, कि जीके में हमारा कितना स्कोर हो रहा है, या आपका बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, कौन से पार्ट आपका वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, किस पे ज्यादा फोकस आपको वहां पे करना, आप काउंट करते हुए चलेगा। इसका दोस्तों सीधा सीधा राइट आंसर क्या बताएं, काफी बच्चे नागालैंड यहाँ पे आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन ए आपका नागालैंड आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों इसमें आपके 3 चीजें और आपसे पूछी जा सकती है। जैसे एक चीज आपसे ये, कभी अगर आपके एग्जाम में ये चीज ये पूछा जाए, अच्छा ये बताओ जो उत्सवों का उत्सव होता है वो किसे कहा जाता है। कभी पेपर में आया उत्सवों का उत्सव किसे कहा जाता है, तभी आप किसका राइट आंसर बताओगे, हार्नबिल आप वहां बताइएगा। और दूसरा एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आपका हार्नबिल त्योहार है ये कौन से जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो जनजाति कौन सी आपको बताना है, ये मनाया जाता है आपका जो एक नागा जनजाति है उसके द्वारा इसे आपका मनाया जाता है। अगर कभी पूछा गया ये आपका कब मनाया जाता है, तो आप क्या बताओगे, तब आप सीधा राइट आंसर यहाँ पे बताइए क्या, 1 से लेके 10 दिसंबर के बीच में ये आपका वहां पे मनाया जाता है। कहां पे, नागालैंड में। ये दोनों चीजें याद करना। हार्नबिल जो त्योहार है ये नागालैंड मनाया जाएगा, कौन सी जनजाति के द्वारा, नागा जनजाति द्वारा, और किस महीने मनाया जाएगा, 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाएगा। तीनों पॉइंट आप यहाँ पे तैयार करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते, बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कि हाल ही में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मैंने बताया 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के आपके एग्जाम में वहां पूछे जाएंगे, और जहां पे ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं दोस्तों, करंट अफेयर अच्छे से तैयार करके जाना। और जो मैंने नोट्स के साथ आपको 600-700 क्वेश्चन वहां करंट अफेयर के दे रखे वो अच्छे से तैयार कर लेना। आपके जो 3 क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे वहीं से आप कवर कर लोगे। तो इसका राइट आंसर आप क्या बताओगे, 4 ऑप्शन हमारे क्या है, मैरी कॉम है, राहुल द्रविड़ है, नीरज चोपड़ा है, पीवी सिंधु है। तो आपको सीधा राइट आंसर क्या बता देना है, यहाँ पे हो जाएगा क्या, मैरी कॉम। क्या राइट आंसर बताओगे, मैरी कॉम, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
बच्चे कमेंट काफी कर रहे हैं कि सर मेरा कमेंट पढ़िए, मेरा कमेंट। देखो मैं किसी कमेंट के अगर रिप्लाई ना दे पाऊं तो उसके लिए परेशान ना होना, लेकिन जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आप काउंट करते चलना, बाद में लास्ट में काउंट करना कि आपका कितना स्कोर यहाँ पे हो रहा है। अगर 35 तक स्कोर हो रहा है, तैयारी आपकी बिल्कुल वहां पे सही चल रही है। देखो यहाँ पे एक चीज ये याद करना, मैरी कॉम के बारे में 3-4 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। पहला यही याद कर लेना, जो मैरी कॉम थे इन्होंने 6 बार, कितनी बार, टोटल 6 बार आपकी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन जीती है। तो कभी अगर पूछा गया वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम ने कितनी बार जीती, आपको बताना 6 बार वहां पे जीती है। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। अब एक पॉइंट यहाँ इनके बारे में ये पढ़ना, इन्हें आपका मैग्री क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक याद करना, इन्हें आप क्या बताओगे, मैग्निफिसेंट। इन्हें आपका मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से भी आपका इन्हें जाना जाता है। और भारत की ये पहली बॉक्सर हैं जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता। कभी अगर क्वेश्चन पूछा गया भारत की पहली ओलंपिक कौन खिलाड़ी है जिन्हें आपका पदक वहां मिला है, तब भी आपको मैरी कॉम का नाम बताना है। और इन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे पुरस्कार भी ऑलरेडी वहां पे मिल चुके हैं। तो एक चीज ये याद कर लेना, ये इन्होंने 6 बार यहाँ पे जीता था, मैरी कॉम ने 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन जीता। और इन्हें आपका मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से आपका जाना है। दोनों पॉइंट आपके ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। अब अगर पूछा गया भारत का पहला जो कृषि डाटा एक्सचेंज और कृषि डेटा डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, ये लखनऊ जेडारो में। अभी जो प्रेजेंट टाइम पे आपका नर्सिंग एग्जाम वहां पे हुआ था रिलेशन भर्ती का, वहां पे सीधे सीधे क्वेश्चन आपका ये वहां पूछा गया था। तो आप इसका राइट आंसर यहाँ पे कितना बताएंगे, आपको बता देना यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका तेलंगाना। राज्य का नाम ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो ये पहला कृषि डाटा एक्सचेंज, ये जो आपका दोस्तों यहाँ पे दिया जा रहा है, ये क्या चीज होता है, यह डिजिटल कृषि डेटा को क्या करता है, साझा करने की एक प्रणाली आपकी यहाँ पे होती है। अब इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, किसानों को डाटा आधारित मदद करना है, यानी उनका जो भी डाटा होता है उनको प्रदान करना, ये इसका मेन काम वहां पे होता है। इससे क्या होता है, फसल बीमा और सब जो आपकी सब्सिडी किसानों को वहां पे दी जाती है उसमें पारदर्शिता आती है, यानी बीच जो मतलब जो दलाली चलती थी वो अब इसमें खत्म आपकी कर दी गई। और ये कौन से राज्य में बताओगे, ये आपको तेलंगाना राज्य वहां बता देना है। सीधा सीधा लखनऊ जेडारो में क्वेश्चन आपका पूछा। अब ये सारे क्वेश्चन में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप है वहां मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा। या जो अपना एप्लीकेशन आने वाला है वहां भी इसकी मैं पीडीएफ वहां पे डाल दूंगा, एक बार आप देख लीजिएगा। अब बताइए कौन सी आत्मकथा डेविड डेविड बेकहम ने 2003 में प्रकाशित की थी। आप काउंट करते चलना, सेम ऐसा ही लेवल रहेगा आपके एग्जाम का वहां पे। तो आप देखते चलना कि कितना स्कोर यहाँ पे आपका हो रहा है। तो बताइए कौन सी आत्मकथा डेविड बेकहम ने 2003 में प्रकाशित की थी, तब इसका राइट आंसर आप किसको बता देना है। यहाँ पे आप बताइए क्या, माई साइड जो यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो आपकी माई साइड यहाँ पे जो इनकी आत्मकथा है, यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना, इसमें जो डेविड बेकहम ने फुटबॉल यात्रा का वर्णन किया, इसमें किसका वर्णन किया है, यहाँ पे आप बताओगे, ये इसमें इन्होंने फुटबॉल यात्रा का वर्णन यहाँ पे इन्होंने किया था। और इन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड में खेला भी, ये खिलाड़ी वहां पे ऑलरेडी खेल चुके थे वहां पे। और ये दोस्तों जो पुस्तक है ना बहुत चर्चित वहां पे हुई थी, और इसमें उनके जीवन की चुनौतियां होगी और इन्हें क्या क्या उपलब्धियां वहां पे दी गई थी, इन सभी के बारे में आपका वर्णन दिया गया है। और ये सीधा सीधा आपके जयपुर आपके जडारो में ये क्वेश्चन आपका वहां पूछा गया था। तो आप खुद ही देख सकते हैं कैसा पैटर्न है, कैसा लेवल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यानी कुछ क्वेश्चन आपके नॉर्मल भी रहे हैं, कुछ मॉडरेट भी आए हैं, कुछ आपके हार्ड भी वहां पे आते हैं। आप फिलहाल काउंट करते चलना कितना आपका स्कोर यहाँ पे हो रहा है। ये फुटबॉल वाला याद जरूर कर लेना कि जो माई साइड में किसके बारे, इसमें किसके बारे में आपका वर्णन वहां पे किया गया है। अब बताइए जो आपका अगला क्वेश्चन आता है कि नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं। अब ये 4 नाम वहां पे आपके दिए गए। अभी जो करंट अफेयर आप अच्छे से जरूर तैयार करना कि 3 क्वेश्चन हमेशा आपके करंट अफेयर के आते हैं। 10 क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो 3 तो करंट अफेयर का ही होता है, तो करंट अफेयर भी फोकस वहां पे करते रहिएगा।
तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आपको बता देना, यहाँ पे आप सीधा सीधा बताइएगा सैयदना मोहब्बत जो सैफुद्दीन का नाम दिया गया है, ऑप्शन ए आपको सीधा राइट आंसर यहाँ पे बताएंगे। क्या बताएंगे? ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों ये क्या जो सैयदना बोहरा ये आपका सैयदना मोहद्दुल सैफुद्दीन है ना, अगर इनका समुदाय आपसे पूछा जाए, ये बताओ कौन से समुदाय में आते हैं, कौन से समुदाय के ये आध्यात्मिक गुरु हैं, अगर ये चीज पूछ ली जाए तो आप यहाँ पे क्या बताओगे? ये सैयदना बोहरा, क्या बताओगे यहाँ पे? सैयदना बोहरा, सैयदना बोहरा जो समुदाय है इसके ये आध्यात्मिक गुरु हैं, इसके क्या हो जाएंगे? आध्यात्मिक गुरु हो जाएंगे। और इन्होंने भारत पाक के धार्मिक मेल जोल में क्या किया था? योगदान वहां पे किया था। इसी वजह से इन्हें निशान पाकिस्तान अवार्ड वहां पे दिया गया था। और दोस्तों जो आपको ये निशान पाकिस्तान आपका सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी आपका यहाँ पे होता है। इससे पहले अगर कभी पूछा जाए ये किसको दिया जा चुका है, तो निशान पाकिस्तान ये आपके अगर पूछा पहला किसको दिया गया था, तो यहाँ पे किसका नाम बताओगे? आपको बताना है मोरारजी। यहाँ पे पहला अगर कभी पूछा जाए ये किसको दिया गया, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिखोगे आप? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को सबसे पहला यहाँ पे पुरस्कार ये वहां पे दिया गया था, ये याद कर लेना कि अगर पहला पूछा जाए मोरारजी देसाई हो जाएंगे, और जो चौथा भी दिया गया इनका नाम यहाँ पे याद कर लेना। और ये कौन से समुदाय के आध्यात्मिक गुरु हो जाएंगे, तो ये सैयदना बोहरा जो आपका समुदाय उसके आध्यात्मिक गुरु आपके हो जाएंगे। और पाकिस्तान का अगर पूछेगा सर्वोच्च सम्मान क्या होता है, आप बताओगे निशान है पाकिस्तान, आपको बता देना है। और भारत का हम सभी को भारत रत्न पता ही आपका है वहां पे। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट एक बार कर लीजिएगा। अच्छा ये बताओ 10 डिग्री चैनल किसे विभाजित करता है, जो कि आपका जयपुर जडारो में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था कि जो आपका 10 डिग्री चैनल है किसे विभाजित करेगा। और जहां पे ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, जब आपका ये राजस्थान के जयपुर जडारो में ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आप क्या बताओगे सीधा? तो यहाँ पे आपको बता देना जो आपका अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों ये आपका जो 10 डिग्री चैनल ये आखिर है क्या चीज, तो ये क्या बताओगे? एक आपकी समुद्री जल संधि है, ये क्या है आपकी? एक समुद्री जल संधि, ये क्या बताओगे? एक आपके समुद्री जल संधि दोस्तों आपके यहाँ पे हो जाती है, जो कि आपका अंडमान और निकोबार द्वीपों के बीच में स्थित है। कहाँ पे? एक अंडमान हो गया, निकोबार, इन दोनों द्वीपों के बीच में आपका ये यहाँ पे स्थित हो जाएगा। और अगर कभी पूछा जाए इसकी चौड़ी यानी इसकी चौड़ाई कितनी है, अगर इसकी चौड़ाई कभी आपसे पूछी जाए, तो ये दोस्तों आपका लगभग क्या बताओगे? लगभग आपका ये 150 किलोमीटर आपको यहाँ पे बता देना है। ये आपके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हो जाते हैं जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों एक चीज ये ध्यान रखना, जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन अपने पास जरूर रखना, एग्जाम में पहले एक बार प्रैक्टिस जरूर यहाँ पे आप करते चलिएगा। इसमें क्या पूछा गया? इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा आपका एक सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे अब क्या करेंगे, जो अपनी बायोलॉजी क्लास यहाँ पे 7 बजे यहाँ पे होती थी, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, सुबह मॉर्निंग में क्लास कर लेंगे, शाम के 6 से अपनी केमिस्ट्री हो जाएगी, बायोलॉजी ऊपर कर देंगे, और जो आपकी ये प्रैक्टिस सेट रहेगा डेली अपना इसी टाइम यहाँ पे चलता रहेगा। अब बताओ कौन सा सुमेलित यहाँ पे नहीं है। देखो पहला क्या है? भिलाई मध्य प्रदेश, यहाँ देखो पहला ही आपका यही आपका गलत यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो आपका भिलाई स्टील प्लांट है ना ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। ये कहाँ पे हो जाएगा आप बताइएगा? ये तो हुआ है छत्तीसगढ़ में आपका यहाँ पे हो जाता है। तो यही हमारा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे बता देना है। और दोस्तों अगर कभी पूछा गया जो आपका भिलाई वाला है ये किसकी मदद से बनाया गया है, तो आप क्या कहोगे? ये आपका रूस की मदद से। कौन से देश की मदद से बनाया गया? ये आपका रूस की मदद से वहां पे बनाया गया है। तो ये चीज भी यहाँ पे एक बार आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट ये भी हो जाएगा कि भारत का ये पहला आपका आधुनिक स्टील संयंत्र भी है। भारत का ये पहला आधुनिक स्टील संयंत्र भी दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाएगा, इसे भी आप याद कर लेना। यहाँ पे ये जरूर याद करना ये छत्तीसगढ़ में है और किसकी सहायता से? रूस की सहायता से बनाया गया है। ये 2 पॉइंट आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं।
अब यहाँ पे जो मैंने नोट्स आपको दे रखे हैं ना बच्चों भाई, अब वही सारे आप वहां पे तैयार करिएगा। यकीन मान चलना, जब भी आप पेपर देने जाओगे ना, एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाएगा। और ये जो आपका एनए वाला एप्लीकेशन है, यहाँ पे जो ये फोल्डर में सारे नोट्स यहाँ पे दे रखे हैं, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। यहाँ मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे रखे हैं, बाई हैंड राइटिंग नोट्स भी वहां अपलोड कर दिए। अब इसमें ऑलरेडी आपको 50 प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ताकि अब ये केवल जो 50 प्रैक्टिस सेट मैंने यहाँ पे डाल रखे, इसमें वही पेपर डाल रखे हैं जो आपके आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, सीधे सीधे वो सारे क्वेश्चन आपको वहां पे दिख जाएंगे, ताकि अब बार बार मौके आपको नहीं मिलते। जिन बच्चों की अभी फॉर्म अप्लाई कर रखा है, यानी जिनकी ये लास्ट भर्ती चल रही है, और उनको ये रहता है हमें इसी बार सिलेक्शन यहाँ पे लेना है, तो भाई ये जितना भी टाइम बच रहा है, ये कंप्लीट नोट्स आप जरूर तैयार करके जाना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आपको दिखेंगे। सीधा प्ले स्टोर पे जाके एनए वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, आपको ये सारे क्वेश्चन वहां पे आपको मिल जाएंगे। आज सब्जेक्ट नोट्स रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा कुछ आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा जो अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि वर्ष 1947 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहां पे हुई थी। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं, और ये आपका लखनऊ जेडारो में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा आपको क्या बता देना है, ये हो जाएगा पौंडीचेरी हम बताएंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आपको बता देना है। क्या बताओगे? पौंडीचेरी आपको यहाँ बताना है। और ये कृषि विज्ञान केंद्र किसानों क्या करता है, आपका प्रशिक्षण करता है। जो आपका कृषि विकास केंद्र होता है, जो आपके वो किसान भाई होते हैं, उनको क्या करता है, ये प्रशिक्षण देने का काम वहां पे आपका करता है। और ये किसके अंतर्गत काम करता है, कभी अगर आपसे पूछा जाए, तो ये आपका ICAR के अंतर्गत वहां पे कार्य करता है। अब इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि नवीन कृषि तकनीक को बढ़ावा देना, इसका मेन उद्देश्य ही वहां पे हो जाता है। तो ये दोनों चीज याद कर लेना। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है कि ICAR के अंतर्गत ये वहां पे कार्य करता है, जो आपका किसान विज्ञान केंद्र आपका यहाँ पे हो जाता है। अब इसका मेन काम क्या होता है, किसानों को प्रशिक्षण देना मेन काम आपका होता है। अब बताइए विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका, और ऑलरेडी ये जयपुर जटारो में हमारा पूछा भी गया था। तो बताइए विक्टोरिया मेमोरियल ये कहाँ पे स्थित है। तो कहाँ पे स्थित आपको बता देना है, ये दोस्तों आपका कोलकाता में। क्या बताएंगे? कोलकाता में। आप काउंट करते चलना कि कितना स्कोर आपको यहाँ पे हो रहा है। 10 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे जीके, यानी जैसा हमारा पेपर आता है हम वैसा यहाँ पे सोल्व करेंगे। अगर 35 तक स्कोर कर पा रहे हो, तैयारी आपकी यहाँ पे सही चल रही है। तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे स्थित हो गया? कोलकाता, हमने यहाँ बता देना। और ये महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। कभी अगर पूछा गया ये किसकी याद में बनाया गया, तो महारानी जो विक्टोरिया थी उनकी याद में ये आपका बनाया गया था। और इसकी स्थापत्य शैली दोस्तों अगर पूछा जाए, अगर कभी आपसे ये चीज पूछी ले, अच्छा एक हमें ये बताओ, इसकी जो आपकी स्थापत्य, इसकी स्थापत्य शैली अगर आपसे पूछी जाए, ये शैली कैसी है, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे क्या बता दोगे? इंडो सरसैनिक, इंडो सरसैनिक इसकी शैली दोस्तों आपकी यहाँ पे हो जाती है। और ये संग्रहालय के रूप में आपका कार्य करता है, यानी इसमें कई सारे चीजें वहां पे आपकी रखी गई हैं। और ये कोलकाता का एक काफी फेमस आपका प्रसिद्ध स्थल भी हो जाता है, जो कि पर्यटन को काफी ज्यादा आपका बढ़ावा वहां पे देता है। ये स्थापत्य शैली एक बार नोट कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम बताइए। दक्षिण एशिया का बताओ, थार होगा, सहारा होगा, कालाहारी होगा, या आटाकामा होगा। क्या आप बताओगे? अगर हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया तो आपको क्या बता देना है, यहाँ पे सीधा सीधा बताओगे थार। कहाँ? क्योंकि कहाँ पूछा गया हमसे? दक्षिण एशिया का हमसे पूछा गया है। और दोस्तों जो आपका ये थार रेगिस्तान है ना, ये कहाँ बता दोगे? ये आपका राजस्थान में भी आपका स्थित हो जाएगा। कहां पे स्थित हो जाएगा आप बताइएगा? राजस्थान। राजस्थान एक चीज ये भी आप यहाँ पे नोट कर लेना। और ये भारत और पाकिस्तान दोनों में फैला, यानी इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, दोनों में आपको ये फैला हुआ है। और यहाँ पे जो वर्षा होती है बहुत कम होती है। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर ये बात की जाए, यहाँ पे वर्षा कितनी आपकी होती है, तो ये मान चलना 25 सेंटीमीटर से भी कम दोस्तों यहाँ पे आपकी वर्षा यहाँ पे होती है। और यहाँ की लोग जो होते हैं ना, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। यानी जो थार मरुस्थल में जो लोग यहाँ पे रहते हैं, यही लोग क्या करते हैं,
आपने पढ़ा भी होगा कि आपका कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो ये कहाँ के लोग बोलते थे, ये आपके जो थार में लोग रहते हैं, यही लोग ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, क्योंकि भाई ऊंट ही एक ऐसा जानवर होता है जो आपके ऐसी गर्मी में वहां पे चल लेता है और लगातार चलता रहता है। इसीलिए वहां पे ये कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज के नाम से काफी फेमस है आपका। अब अगला सवाल दोस्तों हमारा क्या आता है, देखो यहाँ पे अकाउंट का लेना, ठीक है, कि आपने जीके में कितना स्कोर यहाँ पे किया, 10 क्वेश्चन में कितने आपके क्वेश्चन यहाँ पे हुए। और दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके हर क्वेश्चन में सिलेक्टेड ही यहाँ पे कराऊंगा, क्योंकि अपने पास एक टाइम कम है, तो जितना टाइम हो सके मैं उतने ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कराने का ट्राई करूंगा, लेकिन जो चीजें बता दूं सारी चीजें आप अच्छे से तैयार वहां पे करते चलिएगा। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन मैथ के आ गए। अब मैथ के 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। देखो मैथ एक ऐसी चीज होती है, कभी क्वेश्चन आपके हार्ड आते हैं, कभी नॉर्मल आते हैं। देखो इस पे आपको बिल्कुल परेशान वहां पे नहीं होना है, मेन आपको अर्थमेटिक पे वहां फोकस करना है, क्योंकि अर्थमेटिक के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपको एडवांस मैथ पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। ये मान चलना कि जो हमारे 5 क्वेश्चन आते हैं 4 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के ही पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन ही आपका एडवांस मैथ का वहां पे आता है। फिलहाल देखो ये क्वेश्चन एक बार आप ध्यान से पढ़िए, फिर देखिए क्या चीज यहाँ पे दी जा रही है और इसका आंसर क्या बताओगे। बिल्कुल तो बेसिक सवाल है आपका, बस इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी आपको काफी वैसी वहां पे लग सकती है, लेकिन बिल्कुल इजी सवाल है। और ये आपका दानापुर जडारो में सीधे सीधे क्वेश्चन भी आपको वहां पूछा गया था, जो कैसे सॉल्व करो ध्यान से देखना। देखो पहले क्या बोला गया, एक आदमी है ये 2 वस्तुएं खरीदता है, कितने वस्तुएं खरीदी, 2 वस्तुएं। हमने माना एक वस्तु ये आपकी हो गई, एक वस्तु 2 वस्तुएं हमने मान लो हमें खरीदनी है, और जिनमें से प्रत्येक कीमत यहाँ पे दिया गया 4158 रुपए में थी। उसने एक वस्तु को 15% की हानि, यानी एक को 15% की हानि पे बेचा, तो दूसरी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचे, ताकि ना तो उसे लाभ हो ना तो हानि हो। अब ये चीज हमसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पे दिया गया 4158, ठीक है। अब हम मान लो यहाँ पे लिखा है 2 वस्तुएं खरीदा जिनमें से प्रत्येक कीमत, भाई इसमें मान लो 4158 लिख दिया, हमने माना कि हमने खरीदा, इसको भी 100 रुपए खरीद लिया, इसको भी हमने 100 रुपए खरीद लिया, क्योंकि प्रत्येक कीमत बराबर दिखा रहा है इतनी है, हमने मानो 100 रुपए खरीदी वहां पे, ठीक है। अब ये बताओ अगर ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य है, अब ये बताओ इसका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। अगर पहले वस्तु में आपको 15% की हानि हो गई है, तो इसमें अगर 100 में 15% हानि हो गई, कितने का बेच दोगे आप, 85 का बेचोगे। अब ये पूछा, अब दूसरे वस्तु हमें ये बताना है कितने हम ज्यादा वहां पे ले, कि देखो अब यहाँ पे अगर 2 वस्तुएं हो गई 100 रुपए 100 रुपए, ये हो गया आपका 200 रुपए, ना हमें लाभ हो ना हमें हानि हो। अगर 200 रुपए की सामान आपकी है, ना लाभ हो ना हानि हो, तो हमें कितने बेचनी पड़ेगी, आप कहोगे हम भाई 200 रुपए की हम यहाँ पे बेच देंगे, ठीक है। अब देखो अगर इनका योग 200 आया, अब इसमें हम क्या मान रखें कि इनका दोनों का योग भी आपका 200 हो जाए, तो यहाँ पे क्या मान रखोगे भाई, यहाँ पे आपका 115 ही तो रखोगे यहाँ पे। अगर कोई वस्तु आपने 100 रुपए खरीदी, अगर 115 की बेची, कितने परसेंट का लाभ लिया आपने, आप कहोगे हम तो यहाँ 15% का प्रॉफिट ले रहे हैं, ठीक है। अब सीधा अब इसका राइट आंसर कितना बता दोगे, यही तो आपका आंसर हो गया 15%, क्या बता दोगे। यानी दूसरे वस्तु को अगर हम 15% लाभ लेके 115 का बेच दे, हमें ना तो लाभ होगा ना हानि होगा जब हम दोनों वस्तु वहां पे सेल करेंगे। तो यहां से हम आंसर क्या बता देंगे, 15%, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाद में क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस जरूर वहां पे एक बार करिएगा। अब अगले सवाल में क्या पूछा गया, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 24 गुना है। अब ये बताओ एलसीएम और एचसीएफ का योग आपका कितना, 400 है। जब एक संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है तो भागफल आपका 7 और शेषफल 6 आता है। दोनों संख्याओं के योग के अंकों का योग यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार लगाने का ट्राई करिए कैसे आप इसका आंसर यहाँ पे देंगे, ताकि ये आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन वहां पे रिपीट हो तब गलत नहीं होने चाहिए। ऐसे सवाल आपके पेपर में वहां पे आएंगे। अब इन सवालों में कुछ नहीं, बस सवाल में जो जो चीजें आपसे बताई जा रही हैं बस उसे आप करते जाइए, आप बड़ी आसानी से आंसर यहाँ पे दे पाएंगे। तो क्या चीज यहाँ पे दी गई है, हमने मान लिया वो 2 संख्या, यहाँ पे हमने लिख दिया एलसीएम, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने एचसीएफ, ठीक। ये देखो क्या दिया गया, 2 संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 24 गुना है। अगर आपका एल यानी एचसीएफ अगर आपका 1 होगा तो एलसीएम कितना होगा भाई, 24 गुना। यह सवाल में सीधा सीधा आपका दिया गया कितना गुना है, 24 गुना है। और आगे क्या बोला गया कि जो आपका एलसीएम और एचसीएफ का योग 400 है।
अब देखो अगर ये 24 है, ये 1 है, तो 24 1 25 हुआ यार। यहाँ पे हमें ये दिया गया जो आपका 25x का मान, या इन दोनों का जो आपका योग 25 हो रहा है, ये आपके 400 के बराबर है। अगर ये आपका 400 के बराबर है तो ये मतलब एक x बराबर क्या हो जाएगा 400। आप जब यहाँ पे भाग करोगे कितना निकल के आ जाएगा, ये दोस्तों आपका हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 16 यहाँ पे निकल के आ गया। तो हमें ये पता हो गया। अब बताओ यहाँ पे एलसीएम निकाल सकते हो अगर, अब यहाँ एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। अगर हमारा एक बराबर आपके 16 हो गया है तो 24 बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर क्या हो जाएगा। अब एलसीएम कितना हो जाएगा ये बताओ। एलसीएम हो जाएगा आपका 24 गुणे 16। एलसीएम क्या हो जाएगा, इसे आप जब 16 से गुणा करोगे तो 24 गुणे 16 जैसे ही करोगे ये आपका 384, 384 यहाँ पे निकल के आ गया। और एक बराबर 16 है, या तो ये एक बराबर क्या हो जाएगा 16। यानी हमें पता हो गया एलसीएम 384 हो गया, एचसीएफ हमारा 16 हो गया। ये चीज हमने यहाँ पे निकाल ली। अब देखो सवाल में क्या दिया गया, जब एक संख्या को 6 से विभाजित किया गया, 6 से विभाजित किया गया तो भागफल 7 और शेषफल 6 आता है। तो हम यहाँ संख्या निकाल सकते हैं। तो देखो, तो पहली संख्या आप देखो क्या दिया जा रहा है, पहली संख्या आपकी क्या सवाल में दी गई है। देखो क्या हो गया कि जब एक संख्या को 6 से विभाजित किया, 6 से हमने लिखा विभाजित किया, और भागफल कितना, भागफल आपका 7 आया, शेषफल कितना हो गया आपका 6 आता है। जैसे आप इसे जोड़ोगे यहाँ पे पहली संख्या हमें निकल आई, यहाँ सब संख्या निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ बताओ सचंग 42 हो गया, और 42 6 कितना आपका 48 हो गया। तो ये कितना हो गया आपका 48 यहाँ पे निकल के आ गया। अब जो एक आपका रूल क्या सूत्र आपको पता ही वहां पे देखो। अब यहाँ पे ये पूछा गया है तो दोनों संख्याओं के योग, दोनों संख्याओं के योग के अंकों का योग क्या होगा। हमें अभी केवल पहली संख्या ही मिली है, पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, हमें निकालनी पहले पड़ेगी दूसरी संख्या हमें निकालनी होगी। हम फिर इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, जो संख्या मिलेगी उनके अंकों को जोड़ेंगे। वो हमसे चीज यहाँ पूछी जा रही है। देखो एक सवाल क्या होता है आपका कि आपका एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी, ये रूल आपको यहाँ पता होगा। अब यहाँ पे जहां जो एलसीएम दिया गया, एचसीएफ दिया गया, पहली संख्या दी जा रही है, यहां से हम दूसरी संख्या पहले यहाँ पे निकालेंगे। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो दूसरी संख्या हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, एलसीएम गुणे एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 384 बट गुणे यहाँ पे 16 कर दो, और बटे पहली संख्या आपकी 48 यहाँ पे ऑलरेडी हमारी दी गई। अब इसे सॉल्व करो कितना निकल के आ जाएगा, इसे जब आप सॉल्व करोगे ये आपका दोस्तों यहाँ पे हो गया 128 हमारा निकल के आ गया। यानी हमें क्या पता होगी, ये एक दूसरी संख्या 128 पता है, एक संख्या हमारी आपके 48 होगी। अब इन दोनों संख्याओं को पहले योग करो, क्या दिया है, दोनों संख्याओं का योग के अंकों के योग पूछा गया है। तो पहली संख्या 48, दूसरी संख्या 128। अब 128 से जैसे आप यहाँ पे 48 जोड़ोगे ये कितना निकल के आएगा 176 हमारा निकल के आ गया। अब हमसे पूछा गया उनके अंकों का योग, यानी अंकों का योग मतलब 176 जैसे आपका लिखा। अब इनके अंकों का योग आपसे पूछा जा रहा है। तो 7 1 8 हो गया, 8 6 इसे जोड़ा कितना हो गया, ये आपका 14 यहाँ पे निकल के आ गया। भाई यही 14 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सीधा राइट आंसर यहाँ पे बता देंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट इसकी लीजिएगा, बाद में प्रैक्टिस करिएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं ताकि आपके एग्जाम से बाहर वहां पे नहीं जाने चाहिए, ऐसा पैटर्न आपके एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलेगा। अब देखो एक सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, एक फॉर्म में गाय और मुर्गियां हैं, यदि सिरों की गिनती की जाए तो कुल 180 सिर हैं, और पैरों की गिनती करने पर कुल 420 पैर है। तो हमें ये बताना है फॉर्म में गायों की संख्या किसकी पूछी गई, गायों की संख्या बताओ कितनी आपकी हो जाती है। बिल्कुल बेसिक सवाल है, इतना हार्ड नहीं है, आसानी से आप इसका आंसर वहां पे दे सकते हैं। कैसे सॉल्व करोगे ध्यान देखना। हम यहाँ मान चलते हैं, हमने यहाँ पे सवाल को, यहाँ पे हमने लिख दिया गाय, इधर लिखो गाय, इधर हमने क्या लिख लिया, मान लो मुर्गे मुर्गिया कुछ भी लिख दो, यहाँ लिख दिया हमने मुर्गी, ठीक है। अब देखो अगर हम ये मान लो 180 सिर हैं, टोटल 180 सिर है, अगर हम ये मान चले कि टोटल गाय ही है, तो अगर हम ये मान चले 180 मान लो यहाँ पे लिख दिया हमने कि 180 सिर है, तो 180 फिलहाल हमने मान लिया। अब देखो सवाल में क्या दिया गया है, यहाँ पे एक चीज मान, चाहे तो सिर को लेके सॉल्व कर लो चाहे पैर को लेकर सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो
अब यहाँ पे पैरों की संख्या कितनी है, 480 पैर है यहाँ पे। तो एक संख्या आपने क्या किया, हमने यहाँ पे लिख दिया 420 लिखा है, 420 आपने यहाँ पे लिख दिया। अब ये बताओ अगर 180 गाय हैं, अब बताओ गायों के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी। एक गाय के 4 पैर होते हैं, 180 गायों के पैर की संख्या क्या बताओगे, इसे आप सीधा क्या करो 4 से गुणा कर दो। अब मुर्गी है, अगर 180 मुर्गियां होती उनके पैर कितने होने चाहिए, तो एक मुर्गी 2 पैर होते, तो 180 गुणे आप यहाँ पे 2 आप यहाँ पे कर दो। अब इसका मान कितना आपका आ जाएगा, बस ऐसे यहाँ पे सोल्व कर लेना है। यानी कि 68 76 74, पहले 180 गुणे 4 किया, 180 गुणे 2 किया, इसके बाद जो भी यहाँ गुणाया इसको आप इसमें माइनस कर दोगे, 180 गुणे 4 माइनस 420 करोगे तो यहाँ पे निकल के आप कितना आ गया, ये आपका 300 निकल के आ गया। फिर 180 गुणे 2 किया, इसको हमने 420 में माइनस कर दिया, तो दोस्तों ये आपका 60 यहाँ पे निकल के आपका आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका अनुपात देखो, 60 से डिवाइड को 60 के 60, 60 से इसको भाग किए 5 यहाँ पे आपका आ गया, 1:5 दोस्तों आपका आ गया। अब हमसे किसका पूछा जा रहा है, गायों की संख्या। ठीक है, देखो टोटल हमने क्या मान रखा है, 180 आपने यहाँ मान रखा है, और टोटल अगर 5 1 6, टोटल आपकी 6 हो गई, और गाय इसमें संख्या क्या है आपकी, गायों की संख्या इसमें अनुपात क्या 1 है, इसे 1/6 कर दो। टोटल अगर हमारे ये 1 5 1 6 हैं, और 6 में गाय कितने 1 है। अब इसे सॉल्व करो, 36 18 30 हुआ, 30 गुणे 1 करोगे, यहाँ कितना निकल के आएगा, 30 निकल के आएगा। गायों की संख्या कितनी बता दोगे, आपके 30 यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगर यहाँ मुर्गियों की संख्या पूछ ली जाती तो जहां हमने 1/6 से गुणा किया है, 1/6 से ना करके हम 5/6 से गुणा कर देते, तो हमें मुर्गियों की संख्या वहां पे देखने को मिल जाती। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, प्रैक्टिस करना कैसे आप इसको सॉल्व वहां पे कर सकते हो, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो जाते हैं। अब एक सवाल ये पूछा जा रहा है, सेना का एक जनरल है, वो 36,562 सैनिक में से एक वर्ग बनाना चाहता है, वर्ग के रूप में व्यवस्थित करने पर कुछ सैनिक बच जाते हैं, बताइए कितने सैनिक बच आपके जाएंगे। बस सीधे इसका वर्गमूल आप निकाल लो, वर्गमूल निकालने पर जो आपका शेषफल बच जाएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्गमूल आप कई तरह से निकाल सकते हैं, एक भाग विधि होती है, गुणनखंड विधि, कई तरीके से आप वहां पे निकाल सकते हैं। देखो अब यहाँ पे हमने माना, देखो क्या लिखा, 36,562। पहले आपने सीधा सीधा जो संख्याएं आपकी लिखी जा रही वो आप यहाँ पे एक बार लिख दीजिए। अब देखो वर्गमूल निकालना है, तो हम इधर चलते हैं, दो दो आप यहाँ पे जोड़े आप बना लो, जो संख्या बचेगी उसे लास्ट में छोड़ देना। हम यहाँ पे इस विधि से अब वर्गमूल यहाँ पे निकालेंगे। अब देखो, अब पहले ये बताओ, अगर यहाँ पे 3 लिखा, अब यहाँ पे 1 लिखते हैं, 1 लिखते हैं। अब यहाँ पे आपको वो संख्या लिखनी है कि उस जब हम दोनों संख्याओं गुणा करें इससे ज्यादा ना जाए। जो 1 गुणे 1 करेंगे आपको 1 ही होगा, अगर यहाँ 2 रख दे, यहाँ 2 रखते, तो 2 गुणे 2 करते 4 आ जाता, तो हमारा ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम चल जाएगा। तो 1 गुणे 1 करो, यहाँ पे कितना आपका 1 ही यहाँ पे आ जाएगा, और 3 में 1 माइनस करो, कितना आपका 2 आ गया। फिर यहाँ पूरा जोड़ा आपका ये यहाँ पे उतर आएगा, ये जो पूरा जोड़ा होता है पूरा पूरा आपका नीचे यहाँ पे आता है। और फिर क्या होता है, जो आप ये संख्या लिखते हो, एक यहाँ लिख के पहले आप यहाँ पे जोड़ दोगे। ठीक है, 1 1 2 आपकी यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे हम क्या संख्या रखें कि उनका जो गुणा लगभग इसके पास है, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो किससे गुणा करोगे, हमने मानो यहाँ पे 9 रख दिया, 9 से गुणा हमने यहाँ पे कर दिया, तो 9 गुणे 29 करोगे, कितना निकल के आएगा, ये आपका 261 हमारा निकल के आ गया। यानी इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, थोड़ा कम है वो आपका चल जाएगा यहाँ पे। तो 5 में 1 माइनस करो, कितना आ गया, यानी 5 में 1 माइनस करिए यहाँ पे, यानी कि कितना हो गया, 5 में 1 माइनस किया, ये हमारा हो गया 4 आपका हो गया, 6 में 6 ये कट गया, ये कट गया। अब ये पूरा जोड़ा आपका 62, फिर यहाँ पे आपका नीचे आ जाएगा 462। अब देखो फिर क्या करोगे आप, 9 यहाँ पे लिखा है, 9 इधर आप सीधा सीधा लिखोगे। अब यहाँ पे जोड़ो, कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पे जोड़िए कितना हो जाएगा, 29 और 9 जोड़ेंगे, ये आप हमारा हो गया 38 आपका हो गया। अब बताओ, अब यहाँ पे किस संख्या से गुणा करें, 462 थोड़ा कम रहे, उससे ज्यादा ना जाए, तो हम कहते हैं भाई आप सीधा 1 से ही तो गुणा करोगे, आप 1 से, अब 1 से गुणा करोगे, सीधा यहाँ क्या लिख दोगे, 381 आप यहाँ पे लिख दोगे। अब इसमें माइनस करो, कितना बच रहा है, 81 ही तो आपका बचा है यहाँ पे, तो यही बच। अब यहाँ पे कोई जोड़ा बचा ही नहीं, यहाँ पे कोई संख्या नीचे उतरेगी। अब यहाँ इससे बड़ी संख्या बन नहीं रही, जो यहाँ पे शेषफल बचेगा वही आपका क्या कह दोगे, इतने जवान हमारे बच जाएंगे। तो सीधा सीधा क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ जेडारो में सीधे सीधे क्वेश्चन आपका ये वहां पूछा गया था। तो ये इसके बाद यहाँ पे नोट करना, स्क्रीनशॉट भले ले लेना।
बाद में ऐसे क्वेश्चन अपने आप 2-3 बार जब प्रैक्टिस करोगे आप आसानी सभी के आंसर वहां पे दे सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कर लेना ऐसे क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है मैथ का ही है, ये भी आपका थोड़ा, ये देखो लैंग्वेज है, इसकी लैंग्वेज है और ये थोड़ा आपका लंबा भी जाता है, कैलकुलेशन यहाँ पे दे रखी है। तभी मैंने ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बस इनमें थोड़ी कैलकुलेशन आपकी रहती है और जो सवाल में लैंग्वेज आपकी दी गई बस उसे पकड़े रहो, वहां पे क्या सवाल पूछा जा रहा है, कैसे आप आंसर निकालोगे। देखो यहाँ बोला गया 12 संख्याओं का औसत 42 है, ठीक है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है और पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है। जो आपकी छठी संख्या है 5वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है। ये सीधा सीधा आपका दिया गया है। अब बस इसे सॉल्व करते हुए अब यहाँ लास्ट में क्या पूछा गया, आप बताओ 5वीं और 7वीं संख्याओं का औसत कितना होगा। बस हमें 5वीं और 7वीं संख्या निकाल लेनी है और उन दोनों संख्याओं को जोड़ के आप 2 से डिवाइड कर दोगे, आपका सीधा आंसर वहां पे आ जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे ध्यान देखो, यहाँ 12 संख्याओं का औसत आपका 42 है, तो हम ये मान चलते हैं, देखो 12 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है, तो हमने ये सीधा लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया अंतिम 5 संख्या, 5 संख्याओं का औसत अगर आपका 40 यहाँ पे दिया और प्लस लिखा हो, सवाल में क्या क्या दिया था सीधा सीधा लिखते चलो। फिर क्या बोला, 4 संख्याओं का औसत 44, देखो औसत बराबर क्या होता है, पदों की संख्या बटे पदों का योग, मतलब औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों की संख्या जोड़ लो, कितने योग है वहां पे, अब पदों की संख्या क्या है, जब पदों की संख्या डिवाइड करता है औसत निकलता है, अगर इसका योग पूछा हो जाए तो औसत गुणे क्या संख्या, जैसे उसका जो भी एवरेज होगा और कितनी संख्या है उनका जब दोनों को गुणा करते वो हमारा योग यहाँ बनता है। अब यही हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसमें क्या बोला गया है, ये इतना हमने लिख दिया, 5 संख्याओं का औसत अगर 40 है, इनका योग हो गया 5 गुणे 40। अब यहाँ पे अगर 4 संख्याओं का औसत आपका 44 है, इनका योग कितना हो जाएगा, 4 गुणे 44, यहाँ लिख दिया हमने 4 गुणे आपने कर दिया 44, आपने यहाँ पे कर दिया। अब देखो अगला सब क्या दो बोला गया है, छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है, कितना है 6 कम है आपकी, और फिर क्या बोला जा रहा है 7वीं संख्या से 5 कम है, तो 5वीं और 2 5 कम है, अब आगे क्या लिख दिया यहाँ पे, एक संख्या आपके आगे क्या बन जाएगी, यहाँ पे एक संख्या हमारी हो जाएगी प्लस का आपका x प्लस 6 हो जाएगी, एक संख्या हमने मान लो x यहाँ मान ही रखा है और प्लस आपका x प्लस यहाँ पे क्या लिख दोगे आप 5 जो अभी कम है, अब बराबर इन सभी का जो आप योग करो ये कितना आपका होना चाहिए, जो आपका 12 संख्याओं का औसत 42 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 12 गुणे 42, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 12 गुणे 42, ये आप यहाँ पे लिख देना। अब इसे सोल्व करो, पहले x का मान आप निकालो, जो भी x का आपका मान निकलेगा वहां से आप संख्याएं आप निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक 5वीं संख्या निकालनी है, छठी संख्या 7वीं संख्या, देखो ये आपको निकाल ली। अभी हमने छठी संख्या क्या मान, इसे हमने x माना था और ये क्या हो गई थी आपके x प्लस 6 आपकी हो गई थी, और 7वीं संख्या आपकी क्या हो गई x प्लस 5 हो गई। देखो ये चीजें आपके सवाल में ही यहाँ पे दी जा रही है, ये सारी चीज सवाल में दी जा रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो छठी संख्या जो है, जो आपकी ये छठी संख्या है 5वीं संख्या से 6 कम है। अब भाई ये अगर ज्यादा है तभी तो ये कम है, ये सबको सवाल दिया गया है, इसमें बोला गया 7वीं संख्या से 5 कम है, अब 7वीं संख्या से ये 5 कम आपकी वहां पे हो जाती है, तो ये सारा कुछ सवाल भी आपका दिया गया, x का मान निकालना है। अब यहाँ पूछा गया है 5वीं और 7वीं संख्या का औसत, यानी इसको आप मान इन दोनों का मान जोड़ निकाल के फिर उसे 2 से डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसे सोल्व कर लो, यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा, तो सीधा सीधा सोल्व करो, कितना हो गया, यहाँ पे आपका हुआ 200 प्लस का 176 और 176 हो जाएगा, पूरा ही सोल्व कर लो, यहाँ पे पूरा ब्रैकेट खोलोगे x गुणा करोगे, यहाँ पे कितना हो रहा है, ये आपका केवल 3x बचेगा और प्लस का 11 बराबर ये आपका 504 दोस्तों यहाँ पे आ गया, ठीक 504 आपका हो गया। अब यहाँ पे सारे मान जोड़ो, कितना हो गया 387 387 हो जाएगा, प्लस का 3x बराबर ये हो गया आपका 504 आपका यहाँ पे हो गया। अब यहाँ बताओ 3x बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे 504 माइनस का 387, 387 माइनस करो 117 आपका आ गया, और 3 से भाग कर दोगे यहाँ पे, तो यहाँ x का मान बराबर क्या आपका आ गया 39, हमारा x का मान आपको ने निकाल लिया। अब ये बताओ, अब ये 5वीं संख्या कितनी हो, x का मान आपको 39 हो गया, अब ये संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 जोड़ो, देखो यहाँ पे एक संख्या हमारी ये क्या हो जाएगी, एक संख्या आपकी क्या होगी, ये 5 जोड़ा ये आपका हो गया 45 हो गया, ये आपके 39 हमें दिया ही जा रहा है।
अब x प्लस 5, इसमें अगर जब 5 जोड़ दोगे, अब इसका 5 जोड़ने के बाद मान कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 44। ठीक है, यानी 6 जोड़ा 45 हुआ, ये 45 हो गया, ये 44 हो गया। अब पूछा जा रहा है इन दो संख्याओं का औसत बताओ क्या होता है। तो हमें पता है दो संख्याओं का औसत क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब इनका योग कितना हो जाएगा, 45 प्लस 44, पहले इन दोनों को जोड़ोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, 45 प्लस का 44 बटे 2 कर दो, जोड़ो कितना हो जाएगा, 5 4 ये आपका 9 हुआ, और इधर कितना हो जाएगा, 4 4 आपका ये 8 हुआ, बटे यहाँ पे 2 किया, 2 से भाग कर, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यानी 44.5 आपका आ जाएगा। तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन ही आपके सवाल में दी जा रही है कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है, लैंग्वेज क्या है और कैसे हम इसे सोल्व करेंगे, बस कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। आप बड़ी आसानी सभी आंसर वहां पे आप दे सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं, हमारा अगला सवाल आता है। यहां से हमारे क्या जो फिजिक्स के 5 क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, 5 क्वेश्चन हमारे फिजिक्स के भी हमारे पेपर पूछे जाते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप यहाँ पे नहीं करना है, ट्राई करने की जितना स्कोर हमारा हो जाता है। अगर आप 35 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे हो, तैयारी सही आपकी चल रही। देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है, उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। यानी सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए। जयपुर जडारो में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, किसका नाम आपको बताना है। वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों इन्होंने ही आपका E बराबर MC स्क्वायर, ये जो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, इन्होंने ही ये फार्मूला भी दिया था। और इसी के लिए इन्हें आपका 1921 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 1921 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और इन्हें आपका आधुनिक भौतिकी का जनक भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, एक चीज ये भी याद करना, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो इन्हें क्या कहा जाता है, आधुनिक भौतिकी का जनक भी इन्हें ही वहां पे कहा जाता है। ये तीनों ही चीजें याद कर लेना, आपके पेपर पूछे जाते हैं, ये तीनों चीजें आप याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद अगला सवाल ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए इसमें क्या दिया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है। तो सौर ऊर्जा प्रणालियों से कौन सा सिद्धांत आपका संबंधित यहाँ पे हो जाता है, ये दोस्तों आपका होता है फोटोवोल्टाइक प्रभाव जो आपका होता है। ऑप्शन ए आप इसका राइट आंसर यहाँ पे बता देंगे। इसमें दोस्तों होता है क्या, जो आपका फोटोवोल्टाइक प्रभाव में क्या होता है, सूर्य की रोशनी के सीधे विद्युत में बदल देना, सूर्य की रोशनी को सीधे विद्युत में बदल देना, इसका प्रभाव होता है। और इसका दोस्तों यूज सबसे ज्यादा कहां पे होता है, आप देखोगे जो आपके सोलर सेल होते हैं, कौन से होते हैं, सोलर सेल लिख लो, या फिर आपके आजकल तो सोलर पैनल आ गए हैं, सोलर पैनल यहाँ पे आपके हो जाते हैं। आपने ये देखा भी होगा कि घरों में आपके पैनल लगे होते हैं, जहां पे क्या होता है उसमें रोशनी पड़ती है और सीधा हमारे घरों में जो लाइट होते जलते हैं, पंखे चला करते हैं। आजकल तो ये जो आटा चक्कियां हो गई और ये आपके जो हम घरों में वो होते हैं पानी निकालने पंप होते हैं, वो भी उससे चलाए जा रहे हैं। ये काम क्या करता है, जो सूर्य की रोशनी सीधा विद्युत ऊर्जा में आपका ये परिवर्तित वहां पे कर देता है। अब ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पे आधारित है। गैल्वेनोमीटर होगा, बल्ब है, एमीटर है, जनरेटर है। बच्चे यहाँ पे अभी जो आंसर दे रहे हैं, ज्यादातर बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। आप काउंट करते हैं, मैं आपके सारे बच्चों के नाम यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, ताकि क्यों यार टाइम अपने पास कम है वहां पे। लेकिन जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर ऐसे क्वेश्चन आप आंसर बना पा रहे हैं तो हमें लग रहा है सारे बच्चों की तैयारी वहां पे सही चल रही है। लेकिन इनकी प्रैक्टिस आप जरूर वहां पे करते चलिएगा। अब बताओ इसका राइट आंसर आप कितना बताओगे, यहाँ पे सीधा सीधा ये हो जाएगा भाई जनरेटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। जनरेटर जो होता है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण से विद्युत उत्पन्न आपका वहां पे करता है। जनरेटर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और अगर कभी पूछा जाए ये किसके नियम पे आपका आधारित होता है, तो ये आपका फैराडे के नियम, किसके नियम पे, फैराडे के नियम पे आपका ये वहां पे आधारित होता है।
ये विद्युत उत्पादन संयंत्रों में आपका यूज होता है। जनरेटर के बारे में आप सभी को पता ही होगा, शादी वादे जनरेटर आते हैं, जहां हमें पावर बैकअप चाहिए हो वहां हम लोग जनरेटर का आप यूज करते हैं। तो अगर ये कभी पूछा जाए जनरेटर किसके नियम पे आधारित है, फैराडे के नियम पे आधारित है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। आप बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है। उदाहरण नहीं है पूछा गया है। विद्युत स्त्री पंखे की कार्यशीलता बल्ब या विद्युत केतली। लखनऊ जेडारो में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां पूछ लिया गया था। तो भाई क्या बता दोगे यहाँ पे आपका राइट आंसर, यहाँ पे पंखे की जो कार्यशीलता, बताइए राइट आंसर क्या यहाँ पे हो जाएगी। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंखे की कार्यशीलता ही आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी आप राइट आंसर यहां बता देना। इसके बाद वो आपका जो विद्युत स्त्री है, केतली है, ये विद्युत बल्ब है, ये सारे किस पे होगा, तापन प्रभाव पे कार्य करते हैं। लेकिन जो आपका ये पंखा होता है, जो आपका ये फैन होता है, ये किस पे आधारित होता है, आपका यांत्रिक ऊर्जा पे। किस पे होता है आप बताएंगे, ये यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है। पंखा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ना कि ऊष्मा में। आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो क्या बता दोगे, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। काउंट करते चलना स्कोर कितना आपका यहाँ पे हो रहा है। इसमें पूछ रहा है इनमें से दो, ये एप्लीकेशन आप यहाँ पे डाउनलोड जरूर कर लेना अपने मोबाइल फोन में, जहां मैंने सारे जो नोट्स दे रखे हैं या प्रैक्टिस सेट वहां पे डालेगा। प्रैक्टिस जरूर करते चलना, क्योंकि टाइम अपने पास कम बच रहा है और वही चीजें आपको पढ़नी जो हमारे पेपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यकीन मान चला एप्लीकेशन मैंने वो सारी चीजें दे रखी हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। अगर जो बच्चा वो तैयार करके जाता है, पेपर क्वेश्चन आपके वहां पे दिखेंगे। इसमें क्या पूछा गया, इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक, नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है। और ये चार वैज्ञानिकों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो नाभिकीय भौतिकी का जनक कौन किसे कहा जाएगा, तो हम लोग क्या बताएंगे, किसका नाम, रदरफोर्ड का बता देना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब इन्हें दोस्तों रसायन और भौतिक दोनों क्षेत्रों में प्रसिद्धि प्राप्त है, दोनों क्षेत्रों में ही वहां फेमस थे, रसायन में भी, और दोनों का ही आप यहाँ पे याद कर लेना कि रसायन का और भौतिकी का दोनों का। तो क्या बता दोगे, रदरफोर्ड का नाम बताना है नाभिकीय भौतिकी के बारे में। अब यहाँ दोस्तों हमारे बायोलॉजी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। यानी हमने जीके 10 क्वेश्चन देख लिए, मैथ के 5 क्वेश्चन देख लिए, अब फिजिक्स के 5 क्वेश्चन देख लिए, 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी 30 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं। अब ये मेन पार्ट हमारा स्टार्ट होता है, जो हमारे 15 क्वेश्चन बायोलॉजी के और 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं हमारे पेपर, ये हमारे मेन क्वेश्चन आपके वहां पे हो जाते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक परजीवी संबंध को दर्शाता है। कौन ऐसा है जो आपका परजीवी संबंध को दर्शाता है। तो क्या बताओगे राइट आंसर इस क्वेश्चन का। यहां पे दोस्तों क्या हो जाएगा, बताओ, शैवाल या प्रबल भित्ति। ये तो नहीं होगा, परजीवी नहीं है। गाय बगुला परजीवी नहीं है। दो कुत्ते पर पिस्सू, दो पिस्सू, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका जो दिया गया ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि देखो परजीवी क्या होता है, परजीवी संबंध कैसा होता है, इसमें एक जो आपका जीव होता है ये दूसरे पर वहां पे निर्भर करता है, यानी उस पर एक को हानि पहुंचाता है। देखो पिस्सू क्या होता है, जो ये चपटे किलने आप देखे होंगे वहां पे, ये क्या होता है जब वहां पे किसी कुत्ते को वहां पे लगे रहते तो दूसरे उसको क्या, उसका खून वहां पे चूसा करते हैं, यानी इसमें एक को नुकसान वहां पे हमेशा आपका पहुंचा करता है। तो यहाँ पे तभी क्या बताओगे, राइट आंसर आपको यहाँ बता देना है, क्योंकि ये आपका एक बाहरी परजीवी आपका वहां पे हो जाता है। तो सीधा ये आप समझ ही गए होगा, कभी अगर पूछा गया परजीवी, इसमें क्या होता है, एक को नुकसान होता है, एक उसका वहां पे क्या शोषण करता है। भाई शोषण ही तो कर रहा है। कुत्ते के यहाँ जो किलने अब देखो चिपक जाते हैं, जो पिस्सू लिखा हुआ ये उसका खून ही तो पिया करते हैं वहां पे। तो क्या बता दोगे, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। आप बताइए कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। अब इनमें बताइए चार ऑप्शन में राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा। दोस्तों हर क्वेश्चन में सिलेक्टेड ही करा रहा हूं जिनके ज्यादा चांस हमारे पेपर में आने के, तो अच्छे प्रैक्टिस जरूर यहाँ पे आप करते चलिएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या बताना राइट आंसर इसका, ये बताएंगे हम लाइसोसोम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपको ये लाइसोसोम होता है ना, लाइसोसोम को जो सेल का क्या कहते हैं, सेल का सफाई कर्मी के नाम से आपका ये वहां पे जाना जाता है। और ये दोस्तों किससे होते हैं, जो आपके लाइसोसोम होते हैं ये आपके जो एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं, एंजाइम्स।
जो आपके एंजाइम्स होते हैं उनसे ये भरपूर वहां पे होते हैं और ये कोशिका के मृत भागों को नष्ट करते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, जो आपके कोशिका के मृत भाग होते हैं उनको ये नष्ट करने का काम करते हैं। और इन्हें कभी कभी एग्जाम इन्हें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे आपका सुसाइड, इसे क्या कहते हैं, सुसाइड बैग के नाम से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुसाइड बैग हम लोग किसे कहते हैं, इसी का नाम आपको पता होना चाहिए। और इनकी संख्या कोशिका की आवश्यकता पे हमेशा आपकी डिपेंड करती है, निर्भर आपकी वहां पे करती है। तो लाइसोसोम में ये सुसाइड बैग भी याद कर लेना कि सुसाइड बैग भी आपके एग्जाम पूछा जाता है कि सुसाइड बैग हम लोग किसे कहा जाता है। अब ये बताइए निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम आपका कोबालामीन है। देखो वैज्ञानिक के देखो ऐसे क्वेश्चन याद करना है कि जो आपके विटामिन है इनके रासायनिक नाम पता होने चाहिए। विटामिन ए बी सी जो या बी पूरा कॉम्प्लेक्स आपको वहां पे हो जाता है। अब ये किसके स्रोत क्या है, कहाँ से पाए जाते हैं, इनकी कमी क्या है, इस विटामिन की अगर कमी हो गई तो हमें क्या दिक्कत वहां पे होती है, ऐसी चीजें आप रट लेना, पेपर क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बताओ, विटामिन बी 12 आप बता देंगे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ये जो आपका विटामिन बी 12 होता है ये रक्त निर्माण और तंत्रिका तंत्र के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत विटामिन बी 12 को आपका ये पड़ता है। और कभी अगर पूछा जाए इसकी अगर कमी वहां पे हो जाती है हमारे शरीर में तो क्या बताओगे, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हम बताते हैं एनीमिया। एनीमिया जो हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लड की कमी यहाँ पे हो जाती है, इसी की वजह से वहां पे हो जाती है खून की कमी, इसकी वजह से आपका देखने को मिल जाता है। और कभी अगर पूछा जाए इसके स्रोत क्या है, कहाँ से पाया जाता है, जैसे आपका मांस हो गया या फिर आपके जैसे अंडे हो गए या फिर आपका दूध हो गया, इसमें विटामिन बी 12 काफी ज्यादा आपका पाया जाता है। और शाकाहारी लोगों में इसकी कमी क्या होता है, इसकी कमी कौन पूरी करता है, जो आपका आम होता है वो इसकी कमी वहां पूरा करता है। भाई ऐसा तो है नहीं कि मान लो सारे लोग नॉन वेज वाले होते, कुछ वेज वाले भी होते हैं। तो जो विटामिन बी 12 होता है जो शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी वाले होते हैं, वो इसकी कमी आम के द्वारा पूरी वहां पे कर लेते हैं। भाई आम का सीजन चल रहा है, आम काफी ज्यादा खाना, विटामिन बी 12 कमी वहां पे नहीं होनी चाहिए किसी को। अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में गतिविधि और हाथ आंख समन्वय के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। मानव शरीर में गतिविधि, हाँ ठीक है, हृदय, कलेजा, गुर्दा, मस्तिष्क, दानापुर, जडारो में सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। और पेपर रिपीट भी क्वेश्चन हमारे कई सारे वहां पे होते हैं। तो राइट आंसर क्या बताओगे, भाई पूरे शरीर का कंट्रोल हमारा दिमाग ही तो करता है, अगर ये फेल हो जाए आप कुछ कर ही ना पाओ वहां पे। तो सीधा क्या बताओगे आप बताना, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है। कौन सा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम हो यानी पूरे शरीर शरीर हमारा, जैसे हम लोग सीधा चल रहे हैं बैलेंस बनाते हैं, कौन कंट्रोल कर रहा है, माइंड कर रहा है, हमारा ब्रेन कर रहा है। जैसे हम लोग बैठ जाते हैं भाई एक जगह बैठे हुए, कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। हम कुछ लोग सोचते हैं समझते हैं कि भाई ये काम करना, अपने हाथ को क्या करते हैं, संकेत दे रहे हैं, ये काम कौन, ब्रेन कर रहा है। यानी ब्रेन ही पूरे शरीर को हमारा कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसा कभी भी, और ब्रेन से ऐसे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आते हैं, हमने कई सारे प्रैक्टिस सेट में करा रखे कि जो हम लोग सुनने, मान लो सोचने समझने का काम ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है, या फिर जो हमारा शरीर होता है जो अनच्छी क्रियाएं होती है तो इसका ब्रेन का कौन सा भाग हमारा कंट्रोल करता है। क्योंकि ब्रेन के कई सारे भागों में आपका ये पार्टीशन हुआ, डिवाइड वहां पे हुआ है। तो वो सारे चीज हम लोग जो अगले प्रैक्टिस सेट आएंगे सारा कुछ वहां पे हम लोग देखेंगे। अब ये बताओ टाइफाइड और टीबी किस प्रकार के रोग है, विषाणु जनित है, प्रोटोजोआ है, कवकीय है या जीवाणुविक है। तो आप क्या बताओगे, जो आपका टाइफाइड टीबी किस प्रकार के रोग होते हैं, किस प्रकार के रोग आपको बताना है। ये आपके भाई जीवाणुविक रोग होते हैं। कैसे होते हैं, जीवाणुविक, कैसे रोग बताओगे, ये आपके जीवाणुविक रोग दोस्तों आपके हो जाते हैं, यानी जो आपके बैक्टीरियल रोग आपके वहां पे हो जाते हैं। बैक्टीरियल रोग आपका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें और, जैसे आपका टाइफाइड हो गया, वैसे दोनों, ये दोनों रोग आपके जो होते हैं, एक चीज ये भी याद कर ले, ये दोनों के दोनों रोग आपके संक्रामक रोग होते हैं, संक्रमण से ये दोनों रोग आपके वहां फैलते हैं। अब इसका जो इलाज होता है ये आपका एंटीबायोटिक्स से किया जाता है। कभी अगर पूछा जाए इनका इलाज कैसे होता है तो आपका एंटीबायोटिक्स के द्वारा इन दोनों का इलाज वहां पे आपका किया जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन ये भी आता है कि जो टीबी होता है इसके बैक्टीरिया का नाम बताओ।
तो क्या बताओगे? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसके बैक्टीरिया का नाम भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बैक्टीरिया का नाम भी आपको पता होना चाहिए। अब अगले सवाल में पूछा गया है, चमगादड़ अपने शिकार को खोजने और रात के अंधेरे में उड़ने के लिए किस प्रकार की ध्वनि तरंगों का उत्सर्जन और उनके परावर्तन का पता लगाते हैं? मतलब अतिध्वनिक तरंगे या अध्वनिक तरंगे, पराश्रव्य तरंगे या फिर ध्वनिक तरंगे। तो आप किसका क्या राइट आंसर यहाँ बताएंगे? अगर पेपर में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन तो सीधा सीधा आपको बता देना है क्या पराश्रव्य तरंगे निकालते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों ये जो आपकी पराश्रव्य तरंगे होती हैं ना, ये हमारी कान यानी जो हमारे मानव के कान होते हैं, अगर पूछा गया मानव के कान से नहीं सुनी जा सकती भाई, ये तरंगे हम लोग नहीं सुनी जाती हैं, ये चीज यहाँ पे याद कर लेना। और दोस्तों ये जो प्रक्रिया होती है ना इनकी कि ध्वनि तरंगे निकालना, फिर हमें देखना कि भाई आगे कुछ है कि नहीं है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों अगर कभी पूछा गया कि ये बता दो, अच्छा ये जो प्रक्रिया पूरी होती है ये क्या कहलाती है, तो ये प्रक्रिया दोस्तों सीधा सीधा आप यहाँ पे ये वर्ड लो नोट कर लेना, ये प्रक्रिया यहाँ पे आपकी कहलाएगी अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। इससे दोस्तों क्या होता है, जो चमगादड़ होता है को वस्तुओं की दूरी और स्थिति का पता वहां पे लग जाता है और ये शिकार को पहचानने और टकराव से बचने में सहायक आपको होता है। देखो चमगादड़ का पता भाई दिखता उगता तो कुछ है नहीं वहां, जैसे यहाँ पे दीवार है और चमगादड़ ऐसे उड़ता है तो अभी क्या होगा, वो परासुरंग जो तरंगे होता है जैसे यहाँ पे निकालता है तो ये तरंग जब यहाँ पे टकराती जब वापस यहाँ पे ये आती है तो इसे ये पता चल जाता है कि बीच में कितनी दूरी आ गई, तो हमें अब कहाँ से मुड़ना है यहाँ पे, तो इसे ऐसे ही पता चलता है। अब देखो किसी कमरे में अगर चमगादड़ कोई आ जाता है तो उसी में ऐसे नाचा नाचा करता है क्योंकि वो ध्वनि निकालता है, वो ये देखता है कि भाई कहाँ से ध्वनि आगे निकलेगी, कहाँ से रास्ता, भाई दिख तो नहीं रहा, वो ध्वनि निकलते रास्ता पता वहां पे करता है, तो इसी वजह से वो वहां घूमता रहता है बहुत काफी टाइम तक घूमता ही रहता है, बाद निकल पाता कैसे भी करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य के कान का कौन सा भाग अपने आसपास ध्वनि को एकत्रित करता है? यानी जो हमारे कान हो गए भाई, जब मैं यहाँ पे आपको कोई बात बोल रहा हूँ, आप ये मेरी बात जो सुन रहे हो, ये कान का कौन सा भाग ऐसा है जो कलेक्ट कर रहा है, एकत्रित वहां पे कर रहा है, तो आप कौन सा भाग बताओगे? ये भाई जो पिन्ना वाला भाग है, कौन सा पिन्ना, पिन्ना आप देख रहे हो ये वाला भाग, ये क्या है, पिन्ना वाला भाग, यही हमारे कान का होता है। ठीक है, पिन्ना आप बता देना, राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखो जो पिन्ना होता है ना कान का बाहरी हिस्सा होता है, ये जो पूरा है ना हमारा ये पिन्ना वाला भाग, ये क्या है, कान का बाहरी हिस्सा जो होता है इसे पिन्ना वाला भाग कहते हैं, और यह ध्वनि तरंगों को पकड़कर अंदर की ओर भेजता है। ये जो गैपिंग देख रहे हैं ना, ध्वनि तरंगे यहाँ पे आती, ये सीधा अंदर भेजता है, तभी भाई हमें कोई चीज वहां पे सुनाई पड़ती है ना, ये चीज याद करना। और ये आवाजों की दिशा जानने में भी हमें काफी हेल्प वहां पे आपका करता है, तो पिन्ना फिलहाल यहाँ पे सीधा याद कर लेना, क्या हो जाएगा, पिन्ना वाला भाग आवाज को ये एकत्रित वहां पे करने का काम करता है। अब बताओ किस कोशिकांग को सेल का पावर हाउस, देखो ऐसे क्वेश्चन बेसिक सवाल आपके होते हैं, अगर कोई बच्चा ऐसे क्वेश्चन वहां पे गलत करके आता है ना तो भाई वो सिलेक्शन से बहुत दूर वहां पे चला जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको गलती से भी गलती वहां पे नहीं करनी है, ऐसे क्वेश्चन गलत वहां पे नहीं होने चाहिए। तो क्या बताओगे, माइट्रोकांडिया आपको बता देना क्या राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पे राइट आंसर यहाँ बता देंगे, क्योंकि दोस्तों आपका माइट्रोकांडिया में क्या होता है, जो आपका ऊर्जा होती है ये आपका एटीपी के रूप में आपकी ऊर्जा आपका होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस के नाम से आपका ये वहां पे जाना जाता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, खुद का डीएनए भी आपका यहाँ पे आपका होता है, और ये कोशिका श्वसन में आपका भाग वहां पे लेता है, जो कोशिका श्वसन होता है ना वह माइट्रोकांडिया आपका वहां भाग लेता है, तो यहाँ सीधा राइट आंसर आपको माइट्रोकांडिया आपको बता देना है। अगला सवाल आता है, फूड पैकेजिंग उद्योग में चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया था, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कई साल, ये मैं जयपुर का दिखा रहा हूँ, ये लगभग कई सारे जिडारों में भी आपका पूछा गया है, और जो मैंने नोट्स यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं ना एप्लीकेशन, वहां पे जब उसके प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे, आप खुद ही देख रहे हो कितने सारे जिडारों में हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो ऐसे क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट, और जो मैंने वहां पे पीडीएफ में इंपोर्टेंट मार्क करके सारे दे रखे हैं ना वहां पे, वो अच्छे से आप प्रैक्टिस करके जाना, एग्जाम बहुत क्वेश्चन वहां से आपके पूछे जाएंगे। अब बताओ इसका राइट आंसर आप सीधा सीधा क्या बताओगे, यहाँ बताएंगे नाइट्रोजन, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों ये जो होता है ना चिप्स को ताजा बनाए रखने में मदद करता है, किस लिए इसका यूज करते हैं,
जो चिप्स होते हैं ताजा एक कुरकुरे बने रहे, मुलायम ना पड़े, ताजा बनाए रखने में मदद आपका वहां पे करता है। जो आपकी नाइट्रोजन गैस यहाँ पे होती है, ये ऑक्सीजन को हटाकर क्या कर देती है, ऑक्सीकरण वहां पे इसका वहां पे कर देती है। और ये बैक्टीरिया की जो वृद्धि होती है ना, जो उसमें इन्फेक्शन हो जाते हैं, कुछ खराब हो जाती है, उसको भी वहां पे कम कर देती है, जो आपकी नाइट्रोजन गैस वहां पे होती है। इसीलिए जो पैकेजिंग में आपकी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आप जो चिप्स पैकेट खरीदते होंगे, देख रहे हैं तो भाई इतना बड़ा फूला रहता है, निकालते 5-6 चिप्स वहां निकलते हैं, तो उसमें जो गैस भरते हैं ना भाई, नाइट्रोजन गैस ज्यादा तो वहां पे भरी आपकी जाती है। अब ये बताओ, अच्छा किस पादप ऊतक के भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है? बताओ, क्या मध्य सिरा होगा, रंध्र होगा, फ्लोएम होगा, जाइलम होगा, क्या बताएंगे? अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पूछा गया तो क्या बताएंगे? फ्लोएम बताना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी किस पादप ऊतक में पौधों भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है? फ्लोएम में आपका होता है। दोस्तों ये जो आपका रंध्र होते हैं ना, रंध्र, रंध्र क्या होते हैं? तो आप देखा होगा, जो जैसे कोई आपकी पत्तियां होगी, जैसे ये मान लो कोई आपकी पेड़ की पत्ती होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो होगा छोटे जो छेद होते हैं ना, छेद पत्तियों में, ध्यान से देखना बारीक से, ये क्या होता है? यहाँ पे एक रंध्र होते हैं, ठीक है। अब ये रंध्र जो दोस्तों आपके होते हैं, ये पौधों की पत्तियों की कहाँ पे होते हैं? सतह पे होते हैं। आप देखा छोटे छेद होंगे, कोई आम का पेड़ हो अगल बगल तुम्हारे, देखना एक पत्ता ले आना, उसे देखा छोटे छेद होते हैं। अब यहाँ पे क्या होते हैं? इनसे ही क्या होता है, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या फिर ऑक्सीजन गैस हो गया, और पानी की जो वाष्प का आदान प्रदान होता है। आप देखा होगा कभी कभी यहाँ पे क्या होता है, पानी आपका टपका करता है, पानी छोटी छोटी बूंदों में टपका करता है, यानी पानी का आदान प्रदान जो वाष्पीकृत होता है, इनसे आपका वहां पे हुआ करता है। ये चीज भी वहां पे याद कर लेना कि जो इनसे क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। और इन्हीं छेदों से, जो छोटे छोटे छेद हैं, इन्हीं से जो ये पौधे होते कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे लेते हैं, और ये ऑक्सीजन गैस वहां पे छोड़ते हैं। तो इन्हीं से आपको सारी ये क्रिया आपकी होती है, रंध्र। लेकिन इसका फ्लोएम वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब ये बताओ, कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है? कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना आपका जाता है? अभी मैंने इसका आंसर आपको करा ही दिया था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी मैंने आपको बताया नहीं था, एटीपी आपको बताया था वहां पे कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब इस यह जो होता कहाँ पे होता? माइटोकांड्रिया। अब इसके पहले एक क्वेश्चन आया था, और इसका पूरा नाम अगर कभी आपसे पूछा जाए एटीपी का, लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में ये चीज भी आपके एक बार क्वेश्चन पूछी जा चुकी। एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई क्या लिखो, ट्राई, यहाँ क्योंकि इसका फुल फॉर्म नोट करना, कभी कभी ये वर्ड आपका इंग्लिश में भी वहां पे आपको देखने को मिल जाता है। और ज्यादातर दोस्तों अगर आप हिंदी में देंगे तो हिंदी में ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये दोनों, यानी इंग्लिश में तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ऐसे भी यहाँ पे नोट कर लेना, क्योंकि अगर पेपर क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज वहां पे कभी आपको वहां पे नहीं होना है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हमसे ये पूछा गया कि किस सरीसृप के 4 हृदय कक्ष होते हैं? क्यों, एक वैसा सरीसृप का नाम बताइए। सरीसृप में कौन से प्राणी है जो भाई रेंगते हुए चलते हैं? वो क्या होते हैं? सरीसृप होते हैं। जैसे आपका मगरमच्छ हो गया, सर्प हो गया, ऐसे क्या होते हैं, वो सारे आपके सरीसृप में आते हैं। अब ये बताना किस सरीसृप के 4 हृदय कक्ष होते हैं, किसका नाम बता दोगे? सीधा भाई, जो मगरमच्छ होता है ना, इसके जो आपके हार्ट चैम्बर होते हैं, यानी जो इसके हार्ट चैम्बर कितने होते हैं, ये आपके 4 वहां पे हो जाएंगे। क्या बताओगे राइट आंसर? सीधा सीधा आपको ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे राइट आंसर आपको बता देना है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जो आपकी अधिकांश जितने सरीसृप होते हैं, पर ज्यादातर जितने भी आपके ये सरीसृप होते हैं, उनमें आपके 3 चैम्बर ही वहां पाए जाते हैं। लेकिन जो आपका मगरमच्छ है, इसके ही 4 चैम्बर आपके वहां पाए जाते हैं। ये चीज वहां पे याद कर लेना। अब इसके बाद दोस्तों आपका जो अगला सवाल आता है, इसमें क्या पूछा गया है? किस कोशिकांग के स्वयं के डीएनए व राइबोसोम होते हैं? यानी किस कोशिकांग के स्वयं के डीएनए हो और आपके क्या हो जाते हैं? राइबोसोम वहां पे हो जाते हैं। इन 4 ऑप्शन में बताइए राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? वर्ण लवक, कोशिका धानी, अवर्डी लवक या सूत्र कड़िका? तो क्या बताओगे राइट आंसर यहाँ पे? ये राइट आंसर इसका क्या बता देना? सूत्र कड़िका, यानी माइट्रोकांडिया जो यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। इसमें दोस्तों क्या होते हैं? अपने खुद के राइबोसोम होते हैं, इसके अपने खुद के राइबोसोम होते हैं।
अब ये क्या करते हैं, आपका एटीपी का उत्पादन, क्या करेंगे, एटीपी का उत्पादन वहां पे करते हैं। और इसे कभी कभी आपका सेमी ऑर्गेनाइजेशन भी आपका यहाँ पे कहा जाता है। और ये कोशिका विभाजन में भी आपका वहां भाग लेता है। सीधा क्या बताओगे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा हो जाएगा। और ये लखनऊ जेडारो में सीधे सीधे क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा भी वहां पे गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल, बताओ जिन पौधों के पृथक बनावट रूप नहीं होते उन्हें क्या कहा जाएगा। ब्रायोफाइट कहोगे, कवक कहोगे, अनावृत विधि कहोगे, या थैलोफाइटा कहोगे। तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाएगा, थैलोफाइटा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपको ये थैलोफाइटा होता है, ये सबसे सरल पौधों का एक समूह वहां पे आपका होता है। और इनमें आपका जड़ हो गया, तना हो गया, पत्तियां होंगी, ये कुछ भी नहीं होती, ना तो जड़, ना तना, ना पत्ती, कुछ भी वहां पे नहीं पाई जाती। और ये मुख्यतः क्या होते हैं, ये मुख्यतः आपके जो शैवाल होते हैं, मुख्यतः क्या होते हैं, जो ऐसे आपके जो शैवाल होते हैं, जो आपके एल्गी होते हैं, ये मुख्यतः आपके सेल शैवाल वहां पे होते हैं। और ये आपके नम वातावरण में ही आपके पाए जाते हैं। ये पौधों के सबसे आपके आदिम समूह ही आप यहाँ पे कह सकते हैं। ये इसमें क्या आते हैं, शैवाल वाले पार्ट यहाँ पे सारे आपके आ जाते हैं। अब ये बताओ, अच्छा रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंबों को देखने के लिए डेंटिस्ट किस प्रकार के दर्पण का यूज करते हैं। कभी आप देखा होगा डॉक्टर के दांतों को वहां जाते होंगे, अगर किसी की प्रॉब्लम कभी हुई होती तो एक लेंस से देखते हैं। ये पूछा गया उस लेंस जो आपका कौन सा है, कौन सा दर्पण वहां पे यूज किया जाता है, दर्पण आपसे पूछा जा रहा है। तो दर्पण दोस्तों क्या बताओगे वहां पे, ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये देखते हैं ना कि भाई अगर भाई दांत में कीड़े लग गए, अगर भाई छोटा कीड़ा हो वहां ऐसे दिखेगा नहीं वहां पे, तो इसमें उसकी गहराई देखने के लिए किसका यूज होता है, अवतल दर्पण का यूज वहां पे करता है। और अवतल दर्पण प्रतिबिंब जो होता है कैसा बनता है, यहाँ प्रतिबिंब आपका वास्तविक और उल्टा होता है। और दूरी क्या होती है आपकी अधिक यहाँ पे हो जाती है। और ये प्रकाश को एक बिंदु पर एकत्रित वहां पे करता है, ताकि हमें क्लियर सारी चीजें आपको वहां पे दिखाई पड़े। अब यहाँ दोस्तों हमारे केमिस्ट्री क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। और हमारे पेपर में 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस कारखाने में आपकी हुई थी। कारखाने का नाम यहाँ पूछा जा रहा है। और ये कई सारे एग्जाम में आपका रिपीट भी वहां पे हो चुका है। और यहाँ दोस्तों गैस का नाम भी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे गैस का नाम ना पूछ के आपसे उस कारखाने का नाम पूछा गया है। तो वो कारखाना कौन सा हो जाएगा, वो होगा यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और कभी पूछा जाए ये जो कांड हुआ था ये कब हुआ था, इसकी डेट भी आप याद करना। ये आपका 2 से 3 दिसंबर 1984, ये डेट आप यहाँ पे याद कर लेना। और इसमें अगर कभी पूछा गया कौन से गैस का रिसाव यहाँ पे हुआ था, तो गैस अगर पूछ ली जाए तो आपको क्या बताना, मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्या बताओगे, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव यहाँ पे आपका हुआ था। और ये विश्व की सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक आपकी यहाँ मानी जाती है। इसमें तीनों क्वेश्चन नोट करना कि इसमें कौन सी फैक्ट्री में ये हुआ था, कब हुआ था, और कौन सी गैस का यहाँ पे रिसाव हुआ था। तीनों चीजें याद करना, ये तीनों पेपर क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऐसा है जो हैलोजन समूह के अंतर्गत नहीं आता है, कि हैलोजन समूह के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आएगा। ये 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी भी रिपीट हुआ तो आपको सीधा बताना हीलियम का नाम, आपको बताना हीलियम इसमें आपका नहीं आता है। क्योंकि दोस्तों आपका हीलियम क्या होती है, हीलियम एक आपकी निष्क्रिय गैस है। हीलियम कैसी गैस होती है, ये आपकी निष्क्रिय गैस है, ना कि हैलोजन गैस। ये हैलोजन गैस, हीलियम गैस क्या है, आपकी निष्क्रिय गैस है, यानी हैलोजन गैस तो है नहीं यहाँ पे। और दोस्तों जो आपके हैलोजन गैस आते हैं ना, ये कौन से समूह में आते हैं, कभी अगर आपसे पूछा गया तो ये समूह नंबर 17 में आपके यहाँ पे आते हैं। और जो आपका ये हीलियम होता है, हीलियम अगर कभी अगर पूछा जाए ये कौन से समूह में आता है, हीलियम जो आपका होता है ये समूह नंबर 18 में आता है। इसे यानी नोबल गैस के नाम से आपका वहां पे जाना जाता है, इसे नोबल गैस के नाम से आपका ये जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है बहुपरमाणुविक धनायनों के सामान्य नाम प्रायः किस प्रत्यय
से समाप्त वहां पे होते हैं। ये जब आपने हिंदी में पढ़ा होगा प्रत्यय, आपने देखे होंगे वहां पे, इसमें ये चीज पूछी जा रही है। जब आपको ये जयपुर जडारो में क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, तो ये बताओ जो बहुपरमाणविक धनायनों के समान नाम प्राय किस प्रत्यय से समाप्त आपके वहां पे होते हैं, तो क्या बताओगे यहाँ पे? आपका ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पे दिया जा रहा है, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपका अमोनियम, जैसे आप क्या बता सकते हो, एक नाम आप बताएंगे क्या? अमोनियम नाम आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसमें दोस्तों जो आपका अमोनियम क्या लिखा, जो आपका ONIOM लिखा, ये आपका क्या लग गया? एक प्रत्यय तो आपको यहाँ पे लग गया है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, ये आपके धनात्मक आयन आपके यहाँ पे होते हैं, और जो आपका रासायनिक नामकरण में आपका प्रत्यय का आप बहुत ज्यादा यूज वहां पे आपका किया जाता है। तो क्या बताओगे जो आपके बहुपरमाणुक धनायनों में कौन सा लगता है? आप ऑप्शन नंबर सी बता देना, ये प्रत्यय आपका वहां पे लगाया जाता है। अब ये बताओ अच्छा, MgCl2 का रासायनिक नाम क्या हो जाएंगे? दोस्तों जो आपके जो मेन जो आपके खनिज होते हैं, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और इनके रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र ये अच्छे से तैयार करके जाना। एक क्वेश्चन इसका आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिलहाल ये बताओ MgCl2 का रासायनिक नाम आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो क्या बताओगे? मैग्नीशियम क्लोराइड आपका यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे क्या, ये आपका मैग्नीशियम होता है, ये आपका क्लोरीन आपका यहाँ पे हो जाता है। इसमें क्या होता है, दो क्लोरीन परमाणु आपके होते हैं, और ये एक आपका आयनिक यौगिक भी आपका होता है, और इसका प्रयोग आपका जल उपचार आदि में सबसे ज्यादा वहां पे किया जाता है वहां पे। अब ये बताओ अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार धातु नहीं है? ये जो चार ऑप्शन दिए गए और प्रथम समूह में भी नहीं आता, यानी क्षार धातु भी नहीं है और प्रथम समूह भी में भी नहीं आएगा। बताओ सोडियम होगा, पोटेशियम है, या लिथियम है, या कैल्शियम है? इनमें से कौन सा आप बताओगे? राइट आंसर कौन सा आपका यहाँ पे हो जाएगा? ये जो चार ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसमें दोस्तों जो आपको ये कैल्शियम दिया गया है ना, ये आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? कैल्शियम आप यहाँ पे बता दें, क्योंकि दोस्तों कैल्शियम होता है, इसका समूह कौन सा बताओगे? ये आपका समूह नंबर 2 में, कौन समूह में आपका? ये 2 का तत्व वहां पे हो जाता है। और क्षार धातु जितने भी दोस्तों आपके ये होते हैं क्षार धातु, ये समूह नंबर केवल 1 में ही, यहाँ पे समूह नंबर 1 में ही आपके होते हैं। और कैल्शियम दोस्तों आपका एक क्षारीय पृथ्वी धातु है। कैल्शियम क्या बताओगे? एक क्षारीय पृथ्वी धातु आपकी यहाँ पे हो जाती है, और ये हड्डियों, हमारी हड्डियां होती है, बोन होते हैं, इसके निर्माण में काफी ज्यादा हेल्प वहां पे आपकी ये करती है। आप बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या आपका होता है? जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका सामान्य नाम क्या होता है? ये बिल्कुल बेसिक वाले सवाल है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन हर टाइप के आपको वहां भी दिखेंगे, कुछ नॉर्मल सवाल होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, कुछ आपके हार्ड क्वेश्चन भी होंगे। तभी तो आपकी जो कट ऑफ जाती है 40, 42, 45 क्वेश्चन तक वहां पे आपकी ये चली जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर किसका नाम बता देना? जो आपका दाहक सोडा होता है, ये इसका सामान्य नाम आपका यहाँ पे हो जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र कभी अगर पूछा जाए NaOH, क्या बता दोगे यहाँ पे? यहाँ पे सीधा सीधा आपको रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए NaOH आपको यहाँ पे बता देना है। और यह आपका एक शक्तिशाली बहुत क्षार भी होता है, और साबुन और कागज बनाने में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे होता है। और कभी अगर ये हमारे स्किन में वहां पड़ जाता है, तो हमारे स्किन में क्या जलन महसूस हमें वहां पे होने लगती है। अगले क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा गया कि जो सिरके के पीएच के अम्लीय बनाने वाला अम्ल कौन सा, यानी सिरके के पीएच को अम्लीय बनाने वाला अम्ल कौन सा होता है? ये 4 अम्ल दिए गए हैं, और लखनऊ जडारो में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया, और हमसे से अम्ल का नाम आपका पूछा जा रहा है। तो वो अम्ल कौन सा होता है? वो होता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल आपका हो जाता है ऑप्शन डी। और कभी अगर आपका एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको क्या बता देना है? यहाँ बताइएगा CH3COH आपको यहाँ पे बता देना है। अब ये आपका एक कार्बनिक अम्ल होता है। ये क्या होता है? कार्बनिक अम्ल होता है। अगर पूछा गया इसका पीएच मान लगभग क्या होता है? ये होता है 2.5 से लेके 3 के बीच में पीएच मान आपका वहां पे होता है। तो ये दोनों चीजें याद करना, रासायनिक सूत्र और इसका पीएच मान, ये दोनों भी याद कर लेना। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। काउंट करते चलना कि स्कोर कितना यहाँ पहुंच रहा है। अगर आपके 35 क्वेश्चन तक आप यहाँ सही कर पा रहे हो, तो तैयारी आपकी सही चल रही, बस इसे कंटिन्यू आप वहां पे बनाए रखिएगा। अब बताइए आवर्त सारणी में Mn
किस तत्व का प्रतीक यहाँ पे होता है? ये बिल्कुल बेसिक वाले सवाल है, ऐसे सवाल वहां पे आपको बिल्कुल वहां पे गलत नहीं करने। तो ये किसका प्रतीक होता है? ये होता है मैग्नीज का। किसका बताओगे? मैग्नीज को आपको यहाँ बता देना है। अगर कभी पूछा गया इसका परमाणु क्रमांक बताओ, इसका बता दीजिए परमाणु क्रमांक क्या आपका होता है, तो परमाणु क्रमांक आप कितना बताओगे? ये आपको 25 यहाँ बता देना। और ये कैसी धातु होती है? ये आपकी दोस्तों एक संक्रमण, क्या बताओगे? आपकी एक संक्रमण धातु भी आपकी होती है। अब ये आपका स्टील और बैटरियों में इसका बहुत ज्यादा यूज वहां पे किया जाता है, और इसका उपयोग मानव शरीर में एंजाइम क्रियाओं के रूप में काफी ज्यादा आपका वहां पे होता है। अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला सवाल है, इसमें पूछा गया लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता, तब उसका रंग क्या होता है? तब उसका रंग हमसे पूछा गया है, उसका रंग उस समय कैसा वहां पे होता है? अब ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए, अब इनमें से बताइए राइट आंसर क्या होगा? नीला होगा, लाल होगा, हरा होगा, बैगनी होगा, कैसा रंग यहाँ पे होगा? काउंट करते चलना कितना स्कोर यहाँ पे हो गया है। लास्ट में ये देखना जो बच्चा 35 क्रॉस कर लेता है, सिलेक्शन बहुत ज्यादा दूर नहीं। अगर यहाँ 35 वो कर पा रहा है तो ये मान चलना भाई उसकी तैयारी बिल्कुल सही चले, एग्जाम बिल्कुल वो अपना क्लियर कर लेगा। तो क्या बताओगे? यहाँ बैगनी बता देना है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका अम्लीय में क्या होता है? लाल होता है। कभी अगर पूछा गया देखो इनका कलर कैसा होता है, देखो यहाँ भी ये भी नोट कर लेना, अगर वो अम्लीय घोल है, अम्लीय अम्लीय में उसका कलर कैसा होता है? या फिर ये बताओ जो जब उसका क्षारीय होता है, क्षारीय में कलर क्या होगा? अम्लीय में सीधा सीधा क्या बताना है, कलर कैसा हो जाता है आपका? लाल बताना है। क्षारीय में कलर कैसा बताओगे? आपको नीला आपको बता देना है। और दोस्तों जो आपका एक चीज ये भी याद कर लेना, जो आपका लिटमस क्या होता है, एक आपका प्राकृतिक सूचक होता है। ये लिटमस क्या होता है? प्राकृतिक आपका सूचक होता है। ये समानता आपका कहाँ से प्राप्त होता है? लाइकेन से। अगर कभी पूछा जाए कहाँ से मिलता है, ये मेन आपको जो लाइकेन होते हैं ना, लाइकेन से ये आपके वहां प्राप्त आपके ये किए जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब ये बताना चाहिए वह प्रक्रिया जिसमें दो अमिश्रणीय द्रव मिलते हैं और एक द्रव दूसरे में बूंदों के रूप में मिल जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाती है? पृथक्करण कहलाएंगे, पायसीकरण या फिल्टरीकरण या आपका कैरामेलरीकरण, क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाएंगे? तो आपको क्या बता देना है? वो कहलाएंगे पायसीकरण। ऑप्शन बी पायसीकरण यहाँ पे कहलाते हैं। दोस्तों जो आपका पायसीकरण होता है ना, में दो अमिश्रित द्रव क्या होता है एक साथ वहां पे आपके मिला दिए जाते हैं। और दूध देखो कभी पूछा जाए, ये एग्जाम में देखो कई बार देखा होगा कि जो आपका दूध होता है, मिल्क आपका होता है, ये आपका एक प्राकृतिक पायस है। दूध क्या होता है? आपका एक प्राकृतिक पायस आपका यहाँ पे होता है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी अगर आपके एग्जाम में आए तो सीधा क्या बताओगे? पायसीकरण आपको बता देना है। और दूध क्या होता है? एक आपका प्राकृतिक पायस आपका वहां पे होता है। ये एग्जाम में दूध वाला क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। और अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ नहीं है? देखो नहीं, जो क्वेश्चन पूछा वो ध्यान से देना। एलपीजी, पेट्रोल, कैच, एल्कोहल। भाई हम सभी को पता है कांच, जो आपका कांच होता है क्या ये ज्वलनशील है? भाई कांच तो केवल पिघलता है, ज्वलनशील पदार्थ तो है ही नहीं। इसके अलावा सारे आपके ज्वलनशील पदार्थ वहां पे हो जाते हैं। तो कांच क्या हो जाएगा आपका? एक अज्वलनशील पदार्थ हो जाता है। और इसके बाद जो आपका एलपीजी हो गया, एल्कोहल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारे आपके ज्वलनशील वहां पे हो जाते हैं। क्योंकि देखो कांच होता है ना, कांच को जलाना संभव नहीं है। इसको आप पिघला सकते हो लेकिन जला नहीं सकते हो कांच को, ये चीज याद कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, इसमें क्या चीज है कि जब किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है तो उसका क्या अर्थ होता है? अगर किसी वस्तु पे धनात्मक आवेश है उसका क्या अर्थ होता है? ये 4 ऑप्शन देखिए, फिर सोचिए आंसर क्या हो जाएंगे। आप काउंट करते चलना स्कोर कितना आपका यहाँ पहुंच रहा है। अगर किसी बच्चे को ये लगता है भाई हमारी तैयारी कमजोर है, हमारा भी सारा पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे जो मैंने नोट्स अपलोड कर रखे हैं एनए वाले एप्लीकेशन में, डाउनलोड करना भाई, तैयारी जरूर कर लेना। ये मौके बार बार आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेंगे। इसका राइट आंसर आप क्या बताओगे? इसमें इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन आपके क्या हो जाते हैं? अधिक आपके हो जाते हैं। ऑप्शन बी आप सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे आप बता देंगे। तो यहाँ मतलब क्या होता है? जब कम इलेक्ट्रॉन आपके हो गए क्या हो जाएगा? धनात्मक आवेश हो जाएगा।
वही तो होता है। अगर इलेक्ट्रॉन कम है, धनात्मक आवेश यहाँ पे होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन क्या हो जाते हैं, अधिक आपके वहां पे हो जाते हैं जब धनात्मक आवेश आपका वहां पे होता है। इसका अर्थ यही आपका वहां पे हो जाता है। तो ऑप्शन बी सीधा सीधा आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका सहसंयोजक यौगिक है। अब इनमें हमें बताना सह संयोजक यौगिक कौन सा आपका हो जाएगा। जयपुर जेडारो में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल ही जाता है भाई इसका आंसर हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है सीधा क्लिक करेगा, नहीं आ रहा है फिर तो तुक्का ही आपके सामने वहां बचता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड आपका दिया जा रहा है ना, इसमें क्या हो जाएगा, सह संयोजक यौगिक आपका यहाँ पे होता है। दोस्तों जो आपका ये सह संयोजक यौगिक होता क्या है, इसमें होता क्या, जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी क्या होती है, साझेदारी, पार्टनरशिप वहां पे आपकी होती है। और यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पे दिया गया, जो आपका HCl यहाँ पे दिया गया है, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कोई धातु आपकी बिल्कुल वहां पे नहीं पाई जाती है। और हाइड्रोजन जो क्लोराइड, जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन, इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, दोनों के बीच में आपका सहसंयोजक बॉन्ड आपका यहाँ बनता है। तो इसीलिए क्या बताएंगे आप, सीधा आपको बता देना है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों ये यौगिक जितने भी आपके होते हैं अक्सर आपके गैसीय या फिर तरल रूप में पाए जाते, तो गैसीय होगा या फिर तरल रूप में आपका हमेशा आपका पाया जाता है। अब बताइएगा, एक ही परमाणु से बने ऋणायन को किस प्रत्यय से नामांकित किया जाता है। क्या पूछा गया, एक ही परमाणु से बने जो आपके ऋणायन होते हैं को किस प्रत्यय से नामांकित वहां पे किया जाएगा। अगर ये कभी पूछा गया तो क्या बताओगे, IDE, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। जैसे आपको क्लोरीन से क्या होता है, क्लोराइड, आपको पता होगा जैसे क्या होता है क्लोरीन, जैसे क्लोरीन हो गया, क्या हो गया, क्लोरीन आपका होता है, क्लोरीन। क्लोरीन को हम लोग क्या लिखते हैं भाई, ये आपका क्या बन जाता है, क्लोराइड बोला जाता है। क्लोराइड आपको ये कहा जाता है, यानी जो आपका क्लोराइड होता है ये आपको वहां पे कहा जाता है। यानी इसमें आपका IDE जो आपका होता है ये प्रत्यय वहां पे लग जाता है। और ये नामकरण दोस्तों जो आपका रखा जाता है ना, ये आपका IUPAC के आधार पे ही आपका रखा जाता है। क्लोरीन आपका क्लोराइड आपका बन जाता है, यानी ID आपका प्रत्यय वहां पे आपका ऐड वहां पे हो जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे लास्ट, आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। तो आज दोस्तों जितने क्वेश्चन हम लोगों ने किए, आप ये जरूर बताइए कितना स्कोर वहां पे आपका हुआ था। और दोस्तों ये वीडियो जरूर आप एक बार लाइक जरूर कर दे, ताकि मैं भी आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा सकूं भाई जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों कोई बच्चा अगर नया हो, जिसे पता ना हो तैयारी भाई हमें कैसे करनी है, तो सीधा बता देना भाई, एप्लीकेशन मैंने जो कंप्लीट नोट्स वहां पे ऐड कर रखे, वो नोट्स बस एक बार बच्चा तैयार करके जाए। मैं यकीन दिलाता हूँ वो जब भी पेपर में बैठेगा उसके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां पे दिख जाएंगे। लेकिन वो कंप्लीट नोट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर तैयार कर ले, अभी अपने पास बहुत ज्यादा टाइम बचा है, जहां से बड़ी आसानी से आप तैयारी अपनी वहां पे कर सकते हैं। और इसमें क्या पूछा जा रहा है, विज्ञान की आवर्त सारणी में H किस रासायनिक तत्व का है। भाई H हमें किसका पता है, हाइड्रोजन का ही तो पता है। ऑप्शन डी आप राइट आंसर यहाँ पे बता देंगे। और दोस्तों जो आपको ये हाइड्रोजन होता है ना, कुछ पॉइंट इसके बारे में और पता होना चाहिए। जैसे ये आपका सबसे हल्का, एक चीज ये आपको पता होना चाहिए, क्या, सबसे हल्का, सबसे हल्का और सबसे पहला, सबसे हल्का और सबसे पहला, पहला क्या हो जाएगा तत्व तो आपका दोस्तों ये वहां पे आपका हो जाता है। अब इसका परमाणु क्रमांक भी अगर पूछा जाए, अच्छा ये बताओ इसका परमाणु जो क्रमांक आपका होता है, परमाणु क्रमांक क्या है आप बताओगे, एक परमाणु क्रमांक आपका हो जाता है। और ये ब्रह्मांड का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व भी आपका हो जाता है। हमारे ब्रह्मांड में कभी क्वेश्चन पूछा गया सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा होता है, आपका हाइड्रोजन ही वहां पे हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अपने पूरे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट ये हो जाते हैं। आप कमेंट बॉक्स से दोस्तों ये जरूर बता के जाना कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना आपका पहुंचा है, या किसी बच्चे कोई अगर डाउट भी होता है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर आपका दिया जा रहा है। व्हाट्सअप में जो भी आपका डाउट होता है, स्क्रीन मुझे व्हाट्सअप नंबर दे दिया मैंने, अपना मैसेज करिएगा, जो भी आपका डाउट होगा मैं वो आपका बिल्कुल वहां पे क्लियर करा दूंगा। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे कल एक अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।